उसके अंदर बड़ो खेत में बीजो वो 50 कुंटल होंगे तो वो सरकार को खरीदना भी पड़ेगा। और सरकार ये जो कह रहे हैं एमएसपी नहीं खरीदेगी, तो भाई हमारे पास लठ है, सरकार के सामने वो लठ गाड़ देंगे और ये कोठी काठी छुड़वा भी लेगा किसान। ये मैं भड़काने के लिए नहीं कह रहा, पर ये राजनीति तो सारी 70 साल की तो है। उससे पहले तो किसान ही थे सारे। हम जैसों पे भी सवाल उठाते हैं, भाई देवीलाल का पोता क्या खेती करेगा? अरे भाई हमारे दादे परदादे खेती कराया करते। राजनीति तो यहाँ 70 साल की है, उससे पहले हम किसान थे, आज भी किसान हैं। कल रात को मैं मेरी भाई गेहूं की तैयारी करके आया हूँ। रात को 1 बजे मैंने बाण जो है उसकी बाई कराई है। और तवी जिसको हैरो कह देते हैं, हम तवी कहते हैं, तो ये हमारी है। हाँ, यहाँ हैरो कहते हैं, अलग अलग डायलेक्ट है। तो हम खेती करते हैं और मज़े से करते हैं। एक ऐसे नेता जिनके सर पर प्रधानमंत्री का सेहरा सजना हो और वो अपने खुद के ताज को किसी दूसरे के सर पे रख दें, ऐसे नेता बहुत कम हैं। और मैं बात कर रहा हूं चौधरी देवीलाल की। नमस्कार, मैं हूं राहुल आर्य और आप देख रहे हैं युवा बोलेगा। और जैसा कि मैंने चौधरी देवीलाल की बात की, हमारे साथ चौधरी देवीलाल के पोते अनिरुद्ध चौटाला जुड़ रहे हैं। अनिरुद्ध जी, आपका हमारे चैनल युवा बोलेगा पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। 1929 के अंदर लाहौर अधिवेशन हुआ, आज़ादी से पहले, कांग्रेस का। इसको लाहौर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद चौधरी देवीलाल लाहौर जेल में गए और उस वक्त लाहौर जेल के अंदर शहीद आज़म भगत सिंह जी भी थे। इस बात को लाहौर जेल के अंदर शहीद आज़म भगत सिंह जी से चौधरी देवीलाल जी की मुलाकात हुई, इस बात को आपसे बेहतर शायद कोई नहीं बता सकता। क्या बात थी वो? कोई किस्सा है, कोई कहानी है, या कितनी हकीकत है, कितनी नहीं है? देखिए, ये मैंने चौधरी देवीलाल जी से उन्हीं से आखिरी वक्त में उनके साथ में रहा। तो दादा पोता की हमारी चर्चा होती थी। मैं रोज़ उन्हें सुबह अखबार पढ़ के सुनाता था, तो पुरानी बातों पे चर्चा किया करता। तो उन्हीं के द्वारा मैंने ये बात सुनी कि वो बड़े प्रशंसक थे भगत सिंह शहीद आज़म के, और उनको मौका मिला उनसे राब्ता होने का। तो उस समय स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो जुनूनी लोग थे, और वो एक दूसरे से प्रभावित होके इस आंदोलन में आए। और भगत सिंह जो थे वो उस समय आंदोलन के एक चेहरा थे, एक फेस थे, और उनसे हर युवा प्रभावित था। चौधरी देवीलाल उस समय 15-16 साल की उम्र रही है उनकी। तो 16 साल का एक नवयुवक अगर शहीद आज़म जैसे एक क्रांतिकारी से अगर मिलेगा, तो उसके अंदर कितनी ऊर्जा आएगी, उनसे प्रेरणा पाएगा। तो प्रेरणा पाएगी। और उसी के बाद चौधरी देवीलाल का जो था सफ़र तय हुआ। उससे पहले वो राजनीतिक थोड़ी, वो तो एक किसान पुत्र थे, उनके पिता किसान थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो राजनीति है आज अगर हम देखते हैं, तो घुमा फिरा के राजनीति को मुद्दों के ऊपर आधारित कर दिया गया। पर ये राजनीति तो सारी 70 साल की तो है। उससे पहले तो किसान ही थे सारे। हम जैसों पे भी सवाल उठाते हैं, भाई देवीलाल का पोता क्या खेती करेगा? अरे भाई हमारे दादे परदादे खेती कराया करते। राजनीति तो यहाँ 70 साल की है, उससे पहले हम किसान थे, आज भी किसान हैं। कल रात को मैं मेरी भाई गेहूं की तैयारी करके आया हूँ। रात को 1 बजे मैंने बाण जो है उसकी बाई कराई है। और तवी जिसको हैरो कह देते हैं, हम तवी कहते हैं, तो ये हमारी है। हाँ, यहाँ हैरो कहते हैं, अलग अलग डायलेक्ट है। तो हम खेती करते हैं और मज़े से करते हैं। तो ये जो चीज़ है लोगों की, और ये जो सोशल मीडिया है, इसके ऊपर जितने प्रोपेगेंडा वाले लोग बैठे हैं, यही सबसे बड़े जो कहते हैं ना हमारे समाज के अंदर भ्रांतियाँ फैलाना, इनका काम। मैं तो कहता हूँ कि जितनी प्रोफाइल है सरकार को, ये जो कानून लेके आ रही है, वैसे ये कानून लाना चाहिए कि जो भी सोशल मीडिया पे प्रोफाइल है उसको आधार लिंक करो, ताकि हमें पता चले कि कौन आदमी सही है, कौन नहीं। हाँ, वरना ये तो नकली प्रोफाइल, ये आईटी सेल बने हर पार्टी के, उनके पास पैसा है, वो पैसा लगाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और लोगों को मूर्ख बनाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि हर चीज़ को आधार लिंक किया जाए ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे समाज के अंदर। पता चलना चाहिए
कि प्रोपेगेंडा वाले लोग कौन है, ताकि हमारा जो समाज है या जो युवा पीढ़ी है वो भ्रमित ना हो। तो मेरे मन में एक सवाल है, देखिए चौधरी देवीलाल के पोते भी हैं, पड़पोते भी हैं, और वो जो पोते और जो पड़पोते हैं उन्होंने अपनी एक खास इमेज बना रखी है, और चौधरी देवीलाल के पोते होने के नाते वो अपने आप को खास समझते हैं, खास ही अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। अनिरुद्ध चौटाला भी देवीलाल के पोते हैं, वो अपने आप को एक साधारण इमेज के अंदर रखते हैं, खास और जो साधारण है वो खास से आप साधारण में अपने आप को कैसे रखे हुए हैं? देखिए, मैंने आपको फिर कहा कि ये जो मायावी राजनीति है इससे बाहर निकलना पड़ेगा। ये मैं वोटर के लिए भी कह रहा हूँ और नेताओं के लिए भी, कि आप चकाचौंध के अंदर ज़्यादा नहीं जी सकते। मैंने चौधरी देवीलाल को जिया है। अब बात रही साधारण की, तो मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो चौधरी देवीलाल जी के साथ रहता था, और उनका लगभग हर दूसरे हफ्ते वो गांव जाते थे, और उनके साथ मैं ट्रेन में सफ़र किया करता। दिल्ली से हम दादा पोता ट्रेन में चढ़ते थे और संगरिया स्टेशन वहाँ उतरते थे। राजस्थान में पड़ता है, जो चौटाला गांव से 5 किलोमीटर दूर है। और उसके बाद वहीं से हम चढ़ते थे और वापस दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो जब स्टेशन के ऊपर हम, जैसे एक रात पहले चलती थी ट्रेन, सुबह मॉर्निंग में वहाँ पहुँच जाती थी। तो एक बार क्या हुआ कि ड्राइवर जो है वो सोता रह गया, जो पिक करने आना था उसने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। और मैं और दादाजी हम दोनों ट्रेन में, ये 2001 की बात है। उस समय सरकार थी, हाँ ये भी बता रहा हूँ, चौटाला सरकार थी, मतलब उस समय 2001 में गुजरे, ये 2000 की 99-2000 की उस समय सरकार थी। और आप मान सकते हैं भी उनका बेटा सीएम, ये मैं लोगों को नहीं पता, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो जीते ही ऐसे थे। हम उतरे ट्रेन से तो गाड़ी नहीं थी। अब मैंने फ़ोन किया कोठी पे, तो वहाँ पे रिप्लाई है कि जी अभी बस गाड़ी निकल रहे हैं जी, वो सोता रह गया ड्राइवर। अब चौधरी देवीलाल तो रुक नहीं सकते थे। अब वो बोले कि मोटर कहाँ है, वो मोटर ही कहते थे गाड़ी। तो मैंने कहा जी वो चलेगी। तो बोले वो लाल काली पीली टैक्सी होती, जो अब तो शायद कम होगी, एम्बेसडर कार होती थी उस वक्त। तो उन्होंने कहा कि वो कर ले, टैक्सी कर ले। तो मैंने कहा जी थोड़ी देर रुक जा, क्या नहीं इसी में चल। तो मैंने जाके टैक्सी की और हम जाके बैठे, वहाँ पे भीड़ लग गई कि चौधरी देवीलाल टैक्सी में, और लोग आके इकट्ठे हो गए उनसे मिलने। सुबह 6-6:30 बजे का टाइम। तो मैं जब वो उनका आचरण देखता था, तो पढ़ाई तो है जो किताब से आप पढ़ सकते हो, लेकिन जो संस्कार हैं वो आप देख के ग्रहण करते हो कि मेरे ये आदर्श हैं। जब ये इतने साधारण, और इनको फर्क नहीं पड़ता कि बड़ी गाड़ी है छोटी गाड़ी है क्या है, सिर्फ गंतव्य तक पहुंचना है, तो उन्हीं से वो चीज़ें हमने सीखी। ये चीज़ जो दिखावा, ये जो पीछे बाउंसर खड़े करने, ये जो एसपीजी, ये क्या कहाँ का गुरवाद है, यहाँ कौन, आप इसी जनता से कहते हो हमें ताकतवर बनाइए, और उसी जनता के सामने आप जाके खड़े कर देते हो बॉडीगार्ड। तो आप चाहते क्या हो? आप जनता से ताकत लेके फिर जनता को डंडे मारने जाते, डराना चाहते हो। तो चौधरी देवीलाल थे, वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे। फिर हम टैक्सी लेके पहुँचे, आराम से गए। तो ऐसी जो चीज़ें, ऐसे जो उनका जो एक जीने का तरीका जो मैंने देखा, मैंने क्या लगभग जो उनके साथ कोई भी रहा है, चाहे उसने राजनीतिक तौर पे रहा होगा, उन सब लोगों को पता है चौधरी देवीलाल का व्यवहार क्या था, आचरण क्या था। इसीलिए आज चाहे विपक्षी भी है, उनकी खिलाफत नहीं कर सकते, क्योंकि वो आदमी कभी गलत नहीं था। तो आपका कहना है कि चौधरी देवीलाल इतने साधारण थे, चाहे वो उस टाइम पे सरकार भी थी, चाहते तो अपने साथ एसपीजी, इससे भी बड़ी सारी सिक्योरिटी रख सकते थे, मगर वो साधारण तरीके से जीते थे। इसलिए जो है चौधरी देवीलाल के आप पोते हैं, तो अपने दादा की परंपरा को आप इसलिए निभा रहे हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ कि चौधरी देवीलाल जी की जो विचारधारा थी, उसकी लड़ाई चली हुई है। कोई कह रहा है कि मैं चौधरी देवीलाल की विचारधारा निभा रहा हूँ, दूसरा कह रहा है मैं निभा रहा हूँ, पहला कह रहा है कि नहीं नहीं पहला नहीं दूसरा निभा रहा है। ये झगड़ा जो है, पहली बात तो ये झगड़ा क्यों है, एक बात। दूसरा सवाल मेरा ये है कि चौधरी देवीलाल की असल विचारधारा क्या थी? देखिए, परिवार बहुत बड़ा है जी।
4 उनके बेटे, 1 बेटी, फिर 4 बेटों के आगे हम पोते पोतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। और मतलब हर व्यक्ति जब परिवार का है, जो उनका खून है, तो जाहिर सी बात है कि वो जो भी राजनीतिक तौर पे काम कर रहे हैं तो वो क्लेम करेंगे कि हम कर रहे हैं, और उन्हें करना भी चाहिए। बात ये नहीं है कि कौन निभा रहा है कौन नहीं निभा रहा, क्योंकि इसका कोई पैमाना नहीं है, इसका कोई ऐसा मीटर नहीं बना कि आप मीटर लगा के बता देंगे कि ये निभा रहा है या ये नहीं निभा रहा। बात है कि आप जब घर से निकलते हो तो आपके मन के अंदर क्या भाव हैं कि आप आज कितने लोगों के लिए काम करने वाले हैं, या कितने लोगों का भला करने वाले हैं, या आपको जो दायित्व जनता सौंपती है आप उसका निर्वहन कैसे करते हैं। चौधरी देवीलाल को जब भी मौका मिला तो उन्होंने सोचा कि, क्योंकि वो बड़े सुलझे हुए थे, उनको पता है कि जो राजनीति है ये परमानेंट नहीं होती है, तो उनको पता है कि आज अगर जनता ने आपको मौका दिया है तो आप कुछ ऐसा कर दो कि लोग याद रखें कि भाई हमने किया। और इसीलिए चौधरी देवीलाल की जो स्कीम्स थी, योजनाएं थी, पेंशन, कर्जा माफ़ी, वो आज तक इसीलिए याद रखी जा रही हैं कि उन्होंने जब मौका मिला तो वो जिम्मेदारी का उन्होंने निर्वहन किया। आज परिवार के सब लोग अलग अलग पार्टियों में राजनीति में हैं, तो उन पे कटाक्ष करूं कोई फ़ायदा नहीं, पर मैं ये कहता हूं कि जो लोग जिस भी जिम्मेदारी पे हैं उनको उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए अपने मन से, आत्मा से, ताकि लोग आपको अपने आप उसकी तुलना करेंगे, लोग अपने आप आगे लेके जाएंगे। और चौधरी देवीलाल की जो विचारधारा थी वो थी सिर्फ और सिर्फ कि भाई किसी का बुरा ना करो, भला करो। और उनका काम ये था कि जो लड़ाई है वो सिर्फ 2 ही वर्ग, कमेरे और लुटेरे के बीच है, और आज भी लड़ाई वो है। उन्होंने कभी जातिगत राजनीति नहीं की। मेरे देखने में, मैं ये बड़ाई नहीं कर रहा कि वो मेरे दादा थे, लेकिन उन्होंने कभी भी, मतलब मेरे सामने भी ऐसा कोई जातिगत या कोई राजनीतिक, परिवार के अंदर तो 100 बातें होती हैं कि उसके अंदर कुछ एक षड्यंत्र रच के हम जाति के तहत जीत जाएं, कभी वो षड्यंत्र नहीं था उनके दिमाग में। वो कई बारी गलत टिकट बांट दिया करते थे। गलत कैसे? गलत मतलब टिकट दे दिया करते पब्लिक की भावना के अगेंस्ट, क्योंकि वो कैंडिडेट, वो देखते नहीं थे कि ठीक है ये कैंडिडेट है और इसको दे दी जाए, लेकिन जब उसका रिव्यू आता था लोगों से निकल के कि भाई ये लायक नहीं है, ये गलती तो इंसान से होती है, तो वो उस गलती को, मतलब वो पहला ऐसे राजनेता थे जो अपनी गलती भी मान लिया करते कि भाई ये मेरे से टिकट गलत हो गई है, बाकी तुम फैसला कर लेना, और पब्लिक फैसला करती थी। ये जगजाहिर बात है, ये बनावटी बात नहीं है। तो आज हमें सबसे बड़ी जो कमी खलती है वो ऐसे राजनेताओं की कमी है जो अपनी गलती मानते नहीं। चौधरी देवीलाल अपनी गलती मानते थे, आज के नेता नहीं मानते। आज तो कहते हैं हमने जो किया है सबसे अच्छा किया है, हमारे से समझदार कोई है ही नहीं। कोई विदेश से पढ़ के आ रहा है, कोई कहीं से पढ़ के आ रहा है, वो कहते हैं हम तो मास्टर हैं इसके, दे आर मास्टर ऑफ पॉलिटिक्स। तो ऐसे मास्टर्स के बीच में जनता फंसी हुई है, और भाई ये घाट जनता भी नहीं है। सीधी बात बोलनी है, जनता भी घाट नहीं है। जनता जब तक, जनता की अपेक्षाएं ज़्यादा होगी नेताओं से आजकल, स्वार्थ, अपेक्षा नहीं, जनता स्वार्थी ज़्यादा है। मेरे को राजनीति में कम रुचि है आज की, मतलब जो राजनीति की जो धारा प्रवाह हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर जो आम व्यक्ति है, वोटर है, वो सोचता है कि भाई तू तो पैदा ही वोट देने के लिए हुआ है। बड़ी बात। और वर्कर बने हुए हैं गांव में, वो पूरे गांव के ठेकेदार हैं, वर्कर के ऊपर उनके आका हैं। तो सिस्टम ऐसा बना दिया है बिल्कुल कि जैसे फ्रेंचाइज मोड होता है ना, कि भाई एक एजेंसी आ गई और नीचे फ्रेंचाइजी मिल रही है, आप इतने पैसे दो, ये तेरा एरिया। तो ये जो सिस्टम है, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, इस सारे सिस्टम ने चोट की है हमारा जो एक ऐतिहासिक पंचायती सिस्टम होता था गांव का। ये बात जो मैं कह रहा हूँ ना, पंचायतें इन पार्टियों ने गायब कर दी गांव से।
पहले जो पंचायत थी उसके अंदर कोई भी जाति द्वेष नहीं होता था। किसी भी चाहे जाति के व्यक्ति ने अगर गलत किया है तो पंचायत उसको गलत बोलती थी, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो। पंचायत में हर वर्ग के पंच परमेश्वर की परंपरा हाँ निभाई जाती। जो हमारी हरियाणवी संस्कृति में पंचायतें थी, उनकी जो मान्यता थी उसको ख़त्म किया इन पार्टियों ने। जब से गांव में पार्टियां घुसी, इन्होंने उस पंचायती मान्यता को ख़त्म कर दिया और इन पार्टियों ने फिर टिकटें देना शुरू की जातिगत पे, कि अगर हम इस जाति को टिकट देंगे तो ये जाति हमारे साथ आ जाएगी। तो जीतने के लिए अपनी राजनीति को आगे करने के लिए, सत्ता पाने के लिए। तो अगर मैं आज भी कहता हूँ और दावे के साथ कहता हूँ, अगर गाँव में और ये जनता अगर अपने होश संभाल ले और उसी पंचायती व्यवस्था पे काम करे और गांव के अंदर हर जाति बिरादरी के बुजुर्ग या नौजवान को लेके वो पंचायतों का गठन किया जाए, तो ये सारी पार्टियां और इनके दिमाग ठिकाने आ जाएंगे, इन नेताओं के दिमाग ठिकाने आ जाएंगे और फिर जातिगत राजनीति नहीं हो पाएगी, क्योंकि फैसला पंचायत किया करेगी और समर्थन भी गाँव का गाँव किया करेगा कि जो लायक है उसको हम देंगे मौका, जो नालायक है वो घुटने रगड़ेंगे और सारी पार्टियां घुटने रगड़ेंगी, गांव के अंदर नहीं घुस पाएंगी। तो गांव ने अपने आप को कमज़ोर किया, उन पंचायतों को ख़त्म करके इन पार्टियों की मेंबरशिप ली और घरों में पार्टियां घुसाई और जो उनकी पंचायत, उनकी इज्जत की पगड़ी थी उसको उन्होंने फेंक डाला। मैं कहता हूँ उस पगड़ी को उठाओ, सर पे डालो और ये झंडे हटा लो। इसीलिए मैं, मेरे परिवार के सदस्य हर पार्टी में लगभग, लेकिन मैं इस व्यवस्था को अच्छी तरह जान चुका, पढ़ चुका, मेरी इस व्यवस्था में कोई रुचि नहीं। तो चलिए मैं चौधरी देवीलाल जी से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे पूछूंगा और उम्मीद करता हूं आप, जैसा कि आपकी इमेज है, आप निष्पक्षता से अपनी बात रखते हैं। 1989 के अंदर चौधरी देवीलाल ने 2 जगह से चुनाव लड़ा लोकसभा का। एक चुनाव लड़ा सीकर से, दूसरा चुनाव लड़ा रोहतक से। और उन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने सीकर से फैसला किया कि लोकसभा सीकर से जाएंगे, रोहतक से नहीं जाएंगे, रोहतक से इस्तीफ़ा दे दिया। तो जो रोहतक की बेल्ट थी, रोहतक के लोग थे जो चौधरी देवीलाल को भगवान माना करते थे, वो कहीं ना कहीं चौधरी देवीलाल जी से नाराज़ हुए इस बात पे, और जो विपक्षी थे उन्होंने इस बात को मुद्दा बनाया और चौधरी देवीलाल फिर जो उनकी पैठ थी वो रोहतक में नहीं बना पाए। तो जो उन्होंने फैसला लिया सीकर से लोकसभा जाने का, वो मेरे ख्याल से आपसे बेहतर कोई जवाब नहीं दे पाएगा। देखिए, आप सीट एक ही रख सकते हो और दूसरी चीज़, आप सीकर से अगर गए हैं तो उस समय एक विपक्ष राजीव गांधी जो थे, वो जैसा मैंने कहा सबसे पढ़ा लिखा और युवा प्रधानमंत्री था उस समय देश का, 35 साल की उम्र। हाँ, और राजीव गांधी को इंदिरा गांधी जी की जो मृत्यु हुई उसकी सद्भावना उनको मिली, लहर बनी और बहुत ही ज़्यादा मेजॉरिटी थी उनकी, लगभग 415 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। इतनी थंपिंग मेजॉरिटी के साथ वो आए। फिर बोफोर्स कांड हुआ। बोफोर्स कांड के बाद कांग्रेस में दरार आई। वीपी सिंह, चौधरी देवीलाल ने बोफोर्स कांड भी उठाया था। तो जो देश के लिए जो भी चीज़ें अगर आप एक तरफा फैसले लेंगे तो वो तो आप उठाएंगे उन मुद्दों को। तो चौधरी देवीलाल ने विपक्ष इकट्ठा किया उस समय पूरे देश का। वो 1987 में मुख्यमंत्री बने। 2 साल तक उन्होंने पूरे देश का विपक्ष इकट्ठा किया। और वो राजनीति की देखिए एक स्ट्रेटजी होती है कि राजस्थान एक बड़ा स्टेट है और यूपी बड़ा स्टेट है। जो बड़े स्टेट्स हैं उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीट्स हैं, तो आपको अगर वहाँ जाके आप चुनाव लड़ते हैं, वहाँ रहते हैं, तो आपका प्रभाव बढ़ता है। जनता दल को सरकार में लाने के लिए वो स्ट्रेटजी पे काम करना पड़ता है। दूसरी चीज़, ये भी एक प्रोपेगेंडा है कि रोहतक छोड़ दिया, ये सीकर उन्होंने रखा। ये प्रोपेगेंडा सिर्फ उस समय कांग्रेस ने फैलाया, क्योंकि राजनीति है, लोगों की भावना, जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे काम तो करते नहीं कोई। सिर्फ आप वो लूज पॉइंट देखिए कि लोगों को भड़काया कैसे जाए, कि ऐसी एक उल्टी बात करो जिससे लोग भड़कें। तो चौधरी देवीलाल के खिलाफ प्रोपेगेंडा बनाया। लेकिन कहा जाता है कि चौधरी देवीलाल रोहतक को अपना घर मानते थे
और ये कहते थे ये तो मेरा घर है, बल्कि मुझे बाहर जो है वो ठीक करना चाहिए, रोहतक तो मेरा घर है। चौधरी देवीलाल ने तो कहा था मैं तो हरियाणा का ताऊ ही भला। तो चौधरी देवीलाल ने तो यहाँ तो एक पार्लियामेंट की सीट की बात है, चौधरी देवीलाल ने तो प्रधानमंत्री की सीट भी छोड़ी थी, तो उसके लिए उनको क्या शाबाशी। बात ये नहीं है कि सीट रखनी या छोड़नी, एक सीट तो छोड़नी थी, लेकिन आप जिस पे सबसे ज़्यादा विश्वास करते हो आप उसी सीट को तो छोड़ोगे। आप अपने घर की, मैं मेरे घर में मजबूत हूँ तो मैं मेरे घर पे की विश्वास है कि मैं तो यहाँ मजबूत हूँ, तो यहाँ मेरे घर का कोई और सदस्य है। चौधरी देवीलाल ने जब वो सीट छोड़ी तो चौधरी देवीलाल ने अपने बेटे को तो नहीं लड़ाया चुनाव वहाँ से, चौधरी देवीलाल ने अपने पोते को तो नहीं लड़ाया रोहतक से, वो भी तो कर सकते थे। तो ये चीज़ नहीं थी, उस समय की परिस्थितियाँ अलग थी। पूरे देश को राजीव गांधी से निकालना कांग्रेस से, उसको एकजुट रखना, उसके बाद वीपी सिंह का रिज़ाइन हुआ, फिर दोबारा से वही संकट खड़ा हुआ, फिर उस संकट को मैनेज किया, चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री लेके आए। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बात करने को तो कोई भी कर ले, लेकिन उसके पीछे की जिम्मेदारियों को सोचो। जो भी लोग हैं, आज सवाल तो हर आदमी के मन में है। आज सोशल मीडिया आ गया तो हर आदमी कहता है भी मेरे से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, वो उठा के 2 लाइन लिख देता है। किसी भी कोई भी नेता है उसकी प्रोफाइल पे ठोक देगा 2 लाइन कि आपने क्या किया। लेकिन उस आदमी को पहले उस व्यक्ति की या उस नेता की या उस इलाके के लीडर की दिनचर्या पता करनी चाहिए, ये कितने दिन में निकलता है या दिन भर किस किस से इसका राब्ता होता है, किसके लिए काम कर रहा है, किस वर्ग के लिए। वो बात अगर वो जान ले तो कभी 2 लाइन नहीं लिखेगा। और ये जो 2 लाइन लिखने वाले हैं ना, ये सबसे मैं कह रहा हूँ फिर कि भ्रमित करने वाले यही लोग हैं, प्रोपगेंडिस्ट हैं। इनके प्रोपगेंडा के अंदर सारा जो आम जनमानस है वो बेचारा भूल भुलैया में फंस जाता है। वो सोचते हैं कि ये फेसबुक पे जिन्होंने ज्ञान बांटा है ये सबसे पढ़े लिखे लोग हैं और इन्होंने जो बात की है वो सही होगी। देखिए, वीपी सिंह की सरकार गिर गई और चंद्रशेखर ने चौधरी देवीलाल को कहा कि आप राजीव गांधी से बात करिए, समर्थन इकट्ठा करिए, आप फिर प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जो मौका आपने वीपी सिंह को दिया वो खुद अपने लिए फिर तैयार कर सकते हैं, मगर चौधरी देवीलाल उसके लिए भी तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि भाई मैं ताऊ हूँ, ताऊ ही बने रहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री वाली कोई इच्छा नहीं है। खैर, मैं आखिरी सवाल आपसे करूँगा। आप विशुद्ध किसान हैं, कोई दिखावा नहीं, आपने साबित भी किया है, आप कह भी रहे हैं। जो किसान बिल सरकार लेकर आई है, आप किस नज़रिए से देखते हैं किसान होने के नाते? क्या वो ठीक हैं, या जैसा कि किसान सड़कों पर हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, वो बिल आंदोलन के लायक ही हैं, बदलाव के लायक ही हैं, निरस्त होने के लायक ही हैं, या ठीक हैं? देखो, सबसे बड़ी बात है कि हर चीज़ में राजनीति ढूंढी जाती है। पंजाब का इलेक्शन आ रहा है, वहाँ पे अकाली दल जो सबसे बड़ा सहयोगी था उसने भी इस्तीफ़ा देके और वहाँ पे आंदोलन में साथ लग गए वो लोग। अब आम आदमी को, जो आम किसान है, उसके पास टाइम नहीं है ये आंदोलन करने का। वो खेत में उसका बिजाई से लेके उसकी कढ़ाई, फिर वो फसल को बेचना, आम किसान उसी में उलझा रहता है। अब सरकार अध्यादेश लेके आई है, इसके अंदर ना तो मुझे अभी तक इसमें कोई विरोध की गुंजाइश है, ना ही समर्थन की गुंजाइश, क्योंकि जब तक, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं जागरूक इंसान हूँ, जब तक धरातल पे आप अपने आप को साफ बचा रहे हैं। नहीं, ना विरोध ना समर्थन। ना, मैं सीधी जिस बात पे आ रहा हूँ कि जब तक एक वैक्सीन डेवलप होगी, ये उदाहरण है, जब तक वो वैक्सीन आपके लगी ही नहीं, उसका रिजल्ट ही नहीं आया, तो आप पहले से विरोध शुरू कर दो कि वैक्सीन क्यों बना रहे हो। पोलियो की वैक्सीन आई तो उसमें एक धर्म विशेष ने, खाने के बाद ही पता लगेगा, एक धर्म विशेष ने ये एक भ्रांति फैलाई कि भाई ये वैक्सीन दे के हमें जो है क्या बोलते हैं, विशुद्ध किया जा रहा है, तो हमें ये वैक्सीन नहीं लेनी, काफिर बनाया जा रहा है। हाँ, लेकिन जब उसके रिजल्ट आए तो वो चीज़ एक्सेप्ट हुई। मैं किसी भी चीज़ का विरोध नहीं करता, क्योंकि जब तक वो रिजल्ट नहीं है, मैं वेट करता हूँ रिजल्ट की। भाई
किसान है। और ये जो लोग भ्रमित कर रहे हैं ना कि कंपनी कब्जा कर लेगी, लठ है। कोई कंपनी बढ़ के तो दिखे खेत में, आज तक बड़ी है कि किसान के खेत में। यार दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, यार कंपनी वालों से हम किसानों के खेती करते हुए ऐसी तैसी हो रखी है, कंपनी की हिम्मत है खेती कर लेगी? किसान तो रो रहा है, उससे तो खेत संभल नहीं रहा, उसको भाव नहीं मिल रहे, कंपनी कहाँ से खेती कर लेगी? लेबर नहीं मिलती, कंपनी लेबर ले लेगी। ये सब देखो, आपको अगर बात करनी तो स्पष्ट करनी चाहिए, यार बात करनी चाहिए जो जायज़ है। फालतू बात ना मैं करता ना मैं सुनता। कंपनियां खेती कभी नहीं कर सकती। अडानी अंबानी का दिमाग खराब है, जो ट्रैक्टर लेके घुसेंगे खेतों में, उनके पास धन है, धनाढ्य लोग हैं। दूसरी चीज मैं ये मानता हूं कि किसानों को खुद की कंपनी बनानी चाहिए, उनको खुद एक कोऑपरेटिव लेवल कामयाब है, अमूल है गुजरात के अंदर, वो एक सबसे बड़ा उदाहरण है जिसको मैं मानता हूँ कि भी वो कॉपरेशन से किसानों ने अपना कोऑपरेटिव, और वो शेयर होल्डर्स भी हैं, उनको उनके दूध का पैसा भी मिलता है, प्लस जो मुनाफा है उसका शेयर भी मिलता है किसानों को। तो ऐसी व्यवस्था किसानों को करनी चाहिए जिसके अंदर उस व्यवस्था से अपने उत्पाद का भी उनको पैसा मिले, और जो कंपनी उनकी ही बनाई हुई कंपनी अगर प्रॉफिट करती है तो उस प्रॉफिट में उनका शेयर, उनका बच्चा भी नौकरी करे उसी कंपनी में। तो व्यवस्था हमें बदलनी पड़ेगी। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ सभी किसान भाइयों से कि भाई, हम जब खेती हमारे पूर्वजों ने शुरू करी थी तो क्या किसी सरकार ने शुरू करवाई थी हमसे खेती? हमने अपने दम से करी थी। और अगर आप में दम है तो आप अपने दम से किसान मानो। सरकार के भरोसे किसान थोड़ी रहेगा। हम सरकार के भरोसे नहीं है, सरकार हमारे भरोसे है, हम सरकार को चुनते हैं। अगर आपको लगता है ये गलत है, तभी मैं कह रहा हूँ भगाओ इन पार्टियों को, करो पंचायती व्यवस्था और बनाओ अपनी सरकार। क्यों नहीं बनाते किसान सरकार? इलेक्शन आते हैं तो ये भाग जाते हैं झंडों के नीचे, और उसके बाद में कहते हैं कि सरकार की खिलाफत। कभी विपक्ष, कभी सरकार, कभी विपक्ष। ये खेल कब बंद होगा? इसमें मैं उतना ही किसानों को दोषी मानता हूँ, वो भी दोषी हैं उतने। ये बात मैं एज ए किसान कह रहा हूँ क्योंकि मैं खेती करता हूँ, और मैं खेती, मेरे तो आज तक फांसी नहीं चढ़ी। माटी माटी होना पड़ता है मेरे भाई। जो किसान है, मेरे दादा परदादा, मेरे पूर्वजों ने खेत में किसी सरकार का आदेश लेके या कोई एमएसपी का नोट लेके नहीं बढ़े थे। हड़ लिया और बढ़ गए। और हमारे भी 6-6 महीने फसल खराब हो जाती है। अब कपास की फसल खराब हुई है तो हम बीजना छोड़ देंगे, अब फिर बीज रहा हूँ तो गेहूँ अगले में काटेंगे भाई, मरेंगे नहीं। तो ये जो चीज़ है, विरोध करना जीने का तरीका नहीं है, संघर्ष करना जीने का तरीका है। विरोध में बैठे रहो, खेत के आगे धरना लगा ले मेरे भाई, यार कह दे मैं विरोध करता हूँ, 50 क्विंटल नहीं हुआ तो खेत 50 क्विंटल दे देगा। उसमें तू बढ़िया है नहीं, बाहर दरी बिछा ली, यार खेत से तू कह रहा है मैं धरना दे रहा हूँ 50 क्विंटल दे पैदा, वो कहाँ से दे देगा? उसके अंदर बढ़ो, खेत में बीजो, वो 50 क्विंटल होंगे तो वो सरकार को खरीदना भी पड़ेगा। और सरकार ये जो कह रहे हैं एमएसपी नहीं खरीदेगी, तो भाई हमारे पास लठ है, सरकार के सामने वो लठ गाड़ देंगे और ये कोठी काठी छुड़वा भी लेगा किसान। ये मैं भड़काने के लिए नहीं कह रहा, ये मैं कह रहा हूँ कि किसान को अपनी व्यवस्था जो उन्होंने खो दी, अपनी पंचायती व्यवस्था पे फिर से काम करें। गाँव के अंदर पार्टीबाजियाँ छोड़ दें, इससे कोई भला नहीं हुआ। आप पार्टीबाजी करके किसी एक को नेता बनाते हो, वो नेता उसके बाद में पेंशन भोगी हो जाता है, उसके बाद में वो अपने धंधे लग गए, उसको कोई सरोकार नहीं। वो आता है अखबार में विरोध की एक कटिंग देता है कि देखो जी मैं आपके साथ हूँ, मैं तो विरोध कर रहा हूँ सरकार का। भाई ये जो दिखावटी राजनीति, इससे छोड़ो। आप अपने बीच से आम किसानों के बच्चों को क्यों नहीं लाते? धनाढ्य नेता क्यों मिलते हैं आपको? आज हरियाणा की विधानसभा या देश की पार्लियामेंट है, सारे धनाढ्य हैं, किसान है कहाँ? मेरे को दिखाओ। या कोई ऐसा कर्जायती किसान जिस पे कर्जा हो कि भाई इसकी कुड़की होने वाली है लेकिन हम इसको एमएलए बनाएंगे, ऐसा उदाहरण जिस दिन जनता देगी ना, तो मैं इनके विरोध को सही मानूंगा कि वाकई में लोगों का विरोध सही है कि इन्होंने एक कुड़की होने वाले इंसान को एमएलए बनाया कि ये दर्द समझ पाएगा, ना कि 1.5 करोड़ की गाड़ी वालों को, पैसे वालों को। जो लोग पैसे वालों को लीडर बनाते हैं, और जो ये एक सबसे बड़ा आज और है, एक ये पीली पगड़ी पहन के हर आंदोलन में भगत सिंह बैठ जाते हैं, चिकने चुपड़े चेहरे भगत सिंह,
मेरा एक सवाल है कि इनके पास इतना समय है कि आप चिकने चुपड़े बन के जाओ? अरे किसान के पास तो टाइम ही नहीं यार, आंदोलन के अंदर तो बिल्कुल टाइम नहीं होता, उसके तो होश हवास उड़े होते हैं। जब आपकी फसल आपके भविष्य पे खतरा है तो आपके पास प्रेस और क्रीज करने का टाइम होगा। तो सब नकली मुखौटे हैं और जनता को तो जूत मारने चाहिए ऐसे लोगों के। तो चलिए, ये थे हमारे साथ अनिरुद्ध चौटाला जी। साफ तौर से कहना है कि जो चिकने चुपड़े चेहरे हैं वो किसान नहीं है, जिसकी शर्ट पर जिसकी पैंट पर क्रीज है वो किसान नहीं है। साफ तौर से कहना है कि किसान सरकार के दम पर नहीं है, बल्कि सरकारें किसान के दम पर हैं। मैंने क्रीज नहीं है जी, मैं कह रहा हूँ पहनावा अच्छा करो, लेकिन जो लोग गुमराह कर रहे हैं, मेरा इशारा उन लोगों पे कि जो आंदोलन बना के और ये षड्यंत्र रच के गुमराह कर रहे हैं, उन लोगों पे है। और वो लोग किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप उनका बैकग्राउंड चेक करो, उनका सोशल मीडिया चेक करो, उनके 5 साल का सोशल मीडिया उठा लो, सब आदमी किसी न किसी के झंडे उठा के घूमते हैं। और जब बात आती है आंदोलन की तो पीली पगड़ी पहनेंगे, भगत सिंह की फ़ोटो लगा लेंगे और बैठ जाएंगे। इनसे बड़ा मार्केटिंग वाला कोई हो सकता है? मैं तो कहता हूँ कि किसान की फसल बेचने का जिम्मा इन्हीं लोगों पे दो, क्योंकि बड़े अच्छे मार्केटिंग वाले लोग हैं। और अगर ये नहीं बेच पाते ना तो सरकार कहाँ से बेच लेगी? ये तो आदमी को और ईमान को बेच रहे हैं, इनसे फसल नहीं बिक रही। इन्हीं को आगे लगाना चाहिए और इन्हीं को बोलो कि भाई तुम मार्केटिंग अच्छी करते हो, फसल बेच के दिखाओ हमारी। तो चलिए, अनिरुद्ध चौटाला का साफ तौर से कहना है कि जो किसान है वो सरकार के दम पर नहीं है, सरकार किसानों के दम पर है। युवा बोलेगा के साथ बने रहिए, देखते रहिए, फिर हाजिर होंगे तमाम ऐसे ही मुद्दों के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।